गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी फिजिक्स क्लासेज। देखिए हमने यूनिट स्टार्ट कर रखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम चौथे लेक्चर में हैं और लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, यानी बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग देखने हैं। तो पहला अनुप्रयोग है कि लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए जो इस टॉपिक है ये आपको एम्पियर्स लॉ में भी दिखेगा। यही ऐसा ही जो टॉपिक है वो आपको कहाँ दिखेगा, एम्पियर्स लॉ। हम आगे बात करेंगे कि क्या है एम्पियर्स लॉ। तो जब तक आपको गिवन ना होना कि कौन से नियम से आपको इसको सोल्व करना है, अगर आपको गिवन है तब तो अच्छी बात है, आप चाहे तो बायो-सावर्ट लगा सकते हो चाहे एम्पियर लगा सकते हो। बट अगर उसमें स्पेसिफिक दिया जाए कि नहीं भाई आपको बायो-सावर्ट लॉ से ही ये डेरिवेशन करना है, तब आप ये मेथड काम में लोगे। तो आपकी हेडिंग क्या है कि लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। अब देखिए आपको दिया हुआ है लंबे तथा सीधा धारावाही चालक तार दिया है, तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो या तो हो सकता है परिमित लंबाई का, और या क्या हो सकता है, अपरिमित लंबाई का। अपरिमित को बोला जाता है अनंत। अब इसको इंग्लिश में बोला जाता है फाइनाइट, और इसको बोला जाता है इनफाइनाइट लेंथ। यानी जो वायर है वो दोनों ही लेंथ का हो सकता है, फाइनाइट का भी हो सकता है, इनफाइनाइट का भी हो सकता है। तो आपको इससे भी दे सकता है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो, या परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण क्या निकालो, चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें दो केस स्टडी करने हैं, पहला है परिमित का और दूसरा क्या है, अपरिमित का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं परिमित लंबाई वाला। तो अब हम पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है कि आपको वायर कितनी लेंथ का लेना है, परिमित लंबाई का। तो परिमित लंबाई का क्या है, एक सीधा धारावाही चालक तार है, उसके कारण आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखिए मैं ले रहा हूं एक परिमित लंबाई का वायर। तो मान लो ये एक एक्स वाई एक वायर है और इसकी लेंथ क्या है, परिमित। परिमित का मतलब जिसको मापा जा सके, तो आप इसको आराम से मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। तो ये कैसी लंबाई है, परिमित लंबाई। अब इसके कारण आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो मैं मान लेता हूं कि ये कोई बिंदु O है, उससे d दूरी पर स्थित बिंदु P पर आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो d डिस्टेंस पर आपने क्या मान लिया, एक बिंदु P मान लिया, इस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब देखिए आप किसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हो, बायो-सावर्ट के। तो देखिए बायो-सावर्ट का नियम क्या था कि आपके पास एक वायर था, तो इसके कारण आपको किसी बिंदु P पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, मान लो कि यहाँ कोई बिंदु P है, तो इस पर आप जो चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे कि आप सबसे पहले इस पूरे वायर से एक अल्पांश ले रहे थे, और वो जो अल्पांश था उसको आप उस बिंदु से मिला रहे थे जिस बिंदु पर आपको क्या निकालना था, चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। और अल्पांश इसके साथ कितना एंगल बना रहा था, थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी थी, r। तो यहाँ पे जो आपको चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला आया था वो आया था म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r²। बताइए यही फॉर्मूला आया था। तो अब आप क्या करोगे, इस वायर के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, इस वायर का आप एक साथ चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकाल सकते, इस पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा अल्पांश काटना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ये एक वायर था, इसके कारण अगर आपको इस पे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक अल्पांश काटना पड़ेगा। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक क्या काट लिया, अल्पांश काट लिया, और मान लिया कि जो ये अल्पांश काटा है उस अल्पांश को मैंने नाम क्या दे दिया, ओडेस। मैंने क्या कहा था, अल्पांश एक बहुत छोटा सा इसका हिस्सा है, तो इसको मैंने आपको जूम करके दिखाया है। और मान लिया कि ये जो O और ओडेस के बीच की जो लेंथ है वो कितनी है, L। तो अब मुझे आप अल्पांश की लेंथ आराम से बता सकते हो। इस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर इस वायर की पूरे की लेंथ L है और इस पर एक अल्पांश आप काटते हो तो उसकी लेंथ कितनी हो जाती है, DL। तो इस ये जो आपको अल्पांश दिख रहा है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, DL। अब फिर आप नेक्स्ट काम क्या करते थे, जो ये अल्पांश है उसको उस बिंदु से मिलाते थे जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बताओ आपको इस P पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं ज्ञात करना है क्या, तो आप क्या करोगे, इस अल्पांश को इस P बिंदु से आप क्या कर दोगे, मिला दोगे। और देखो ये डिस्टेंस कितनी है, r। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये डिस्टेंस मुझे कितनी दी हुई है, r दी हुई है। तो ये यहाँ से तो d डिस्टेंस दूरी पर है, O और ओडेस के बीच की दूरी कितनी है, L। ये अल्पांश की लेंथ कितनी है, DL। और तीसरी बात, जो DL और जो ये R, इसके बीच जो एंगल बनता है वो कितना होता है, थीटा।
तो मुझे बताओ ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब देखिए कुछ बच्चों के मन में एक सवाल ये आता है कि सर आप इस लाइन को नीचे से भी तो मिला सकते थे या सेंटर से भी मिला सकते थे। तो उस लेक्चर में भी बताया था और इस लेक्चर में भी बता रहा हूँ कि अगर अल्पांश नाम कहीं दिख जाए ना तो ये मैटर नहीं करता कि आप ये लाइन यहाँ मिला रहे हो, इसके सेंटर पे मिला रहे हो, कहीं मिला दो, क्योंकि अल्पांश का मतलब एक बहुत छोटा सा हिस्सा तो कहीं पे भी हो सकता है। तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ये अब तक की कहानी है कि आपको क्या करना है, परिमित लंबाई के चालक तार के कारण आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो बायो सावर्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई वायर है और उसके कारण अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो उसका आप एक साथ चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकाल सकते। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करना पड़ेगा, फिर आप एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे, उसके बाद उसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। तो उसी प्रकार इसमें भी हमने एक अल्पांश काट लिया dl, और dl से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो उसकी डिस्टेंस आप कितनी मान लो, r मान लो, और ये एंगल क्या हो गया, थीटा। अब ये एंगल मैं मान लेता हूं कि ये एंगल क्या है, फाई। अब देखो ये तो एंगल आप आराम से बता सकते हो ना भैया, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये एंगल थीटा है, ये फाई है, और ये 90 डिग्री है। अभी इतनी कहानी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। अब देखिए आगे बढ़िए। अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो देखिए क्या आता है, वो आता है dp बराबर म्यू नोट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ यही आता है चुंबकीय क्षेत्र का मान। उस दिन हमने पढ़ा था बायो सावर्ट लॉ। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है बायो सावर्ट लॉ का तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि आप इसका वीडियो देखें, उसके बाद आप ये लेक्चर देखें। अब मुझे बताइए, जब भी देखिए जब भी हम समाकलन करते हैं ना तो हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर ये वेरिएबल क्या होता है, देखिए वेरिएबल का मतलब है अगर कोई राशि चेंज हो रही है तो वो क्या है, वेरिएबल है। तो क्या बोल रहा है कि समाकलन में हमेशा कितने वेरिएबल होने चाहिए, एक ही वेरिएबल। एक ही वेरिएबल का मतलब एक ही ऐसी राशि होनी चाहिए जो चेंज हो रही हो। अब हम पहले तो इसमें देखेंगे कि इसमें कितनी राशियां हैं जो चेंज हो रही है। तो अब मुझे बताओ, देखो म्यू नोट क्या है, कांस्टेंट है, और 4 पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7। तो ये वैल्यू फिक्स है। अब देखिए, और मैं मान लेता हूं कि इस जो वायर है इसमें जो करंट है वो आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ आई भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। आई भी क्या है, फिक्स है, क्योंकि एक बार आपने जितना करंट फ्लो करवा दिया उतना करंट फ्लो करवा दिया। अब मुझे बताओ, अब आपके पास तीन राशियां बची, एक तो dl बचा, एक sin थीटा बचा, और एक r स्क्वायर मतलब r बचा। अब हम इनमें से देखेंगे कि कौन कौन बदल रहा है। तो सबसे पहले मैं r की बात करता हूं। तो मुझे बताओ, अगर मैं ये अल्पांश यहां ना मानकर यहां मानूं, जैसे ऊपर मानूं, तो बताओ r चेंज होगा या नहीं होगा। अगर ये अल्पांश यहां हुआ तो देखो डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई ना, तो r क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और अगर वही मैं ये अल्पांश यहां काटूं तो देखो r क्या हो गया, कम हो गया। तो बताओ r वेरिएबल है या नहीं, वेरिएबल का मतलब जो बदल रहा है। तो r बदल रहा है या नहीं बदल रहा, बदल रहा है। तो r कैसी राशि है, r वेरिएबल है, ठीक है। अब दूसरी बात हम थीटा की बात करते हैं। तो अब ये देखिए ये एंगल थीटा है, तो अब वही बात, अगर आप इस अल्पांश को ऊपर लेकर जा रहे हो तो देखो ये एंगल कुछ अलग बनेगा। अगर ये एंगल, अगर अल्पांश आपने यहाँ काटा है तो ये एंगल थीटा है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो थीटा भी आपका क्या है, वेरिएबल है। और तीसरी बात जो अल्पांश है, अब देखिए अल्पांश को भी कोई फिक्स डिफाइन नहीं है। अब अल्पांश जो ये आप डीएल लेंथ ले रहे हो वो अलग अलग हो सकती है, कोई थोड़ा सा बड़ी लेंथ ले सकता है, कोई छोटी लेंथ ले सकता है। तो डीएल भी आपका क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे डीएल वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, और आर वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो रहे हैं। और मैंने क्या कहा भैया कि समाकलन का नियम क्या कहता है, समाकलन का नियम यह कहता है कि राशि केवल एक ही वेरिएबल होनी चाहिए। बट यहाँ तो क्या है, तीन तीन राशियां वेरिएबल है। तो हमारा काम क्या होगा, पहले सबसे पहले हमें इन सबको एक ही वेरिएबल के रूप में लेकर आना होगा। दूसरी बात, अब आप कहोगे कि सर आप समाकलन कर क्यों रहे हो। देखिए समाकलन हम इसलिए कर रहे हैं, हमने तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्पांश काटा है ना, ये वायर तो बहुत बड़ा है, तो हमने क्या किया, एक अल्पांश काटा है। तो समाकलन ये कहता है, समाकलन का मतलब है कि अगर आप बहुत छोटी छोटी टुकड़ों को आप तोड़ते जाओ तो वो क्या बनाता है, वो जो होता है वो समाकलन कहलाता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल
मानूं और फिर मैं पूरे का इंटीग्रेशन कर दूं तो इस पूरे वायर के कारण क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और आपको क्या करना है, पूरे वायर के कारण तो क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आर थीटा और डीएल क्या है, वेरिएबल। तो अब हमारा मकसद क्या है कि हमें आर थीटा और डीएल को किसी एक ही राशि के रूप में लेकर आना है और वो राशि देखो कौन सी होगी, वो राशि होगी फाई। यानी आपको डीएल साइन थीटा और आर इन तीनों को किसके रूप में लिखना है, फाई के रूप में। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि इन वेरिएबल को चेंज करना और एक राशि के रूप में लेकर आना। तो देखिए हम मैं सबसे पहले बात करता हूं त्रिभुज ओ डेश पी में, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग बताओ 180 नहीं होता है क्या, यस और नो, होता है। तीनों कोणों का योग कितना है, 180। अब मुझे बताओ, देखो इसमें तीन कोण में देखो इसका मान कितना है, थीटा, प्लस ये एंगल 90, प्लस तीसरा कोण कितना है, फाई। तो क्या मैं इसके बराबर 180 लिख सकता हूं। छोटी क्लास में आपने क्या पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो क्या ओ डैश और पी एक त्रिभुज नहीं बन रहा, बन रहा है। तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो देखिए इसमें पहले कोण का मान 90, थीटा फाई इज इक्वल टू 180। अब मैंने क्या कहा कि थीटा डीएल और आर इसको आपको किसके पदों में लेकर आना है, फाई के। तो यहां से देखो अगर मैं थीटा निकालना चाहूं तो 180 माइनस 90 माइनस फाई लिख सकता हूं, दोनों का क्या कर दो, पक्षांतर। तो थीटा का मान कितना आ गया, 90 माइनस फाई। तो देखिए थीटा को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, फाई के रूप में। और हम यही तो चाहते हैं ताकि हमारे पास सिंगल वेरिएबल आ जाए। दूसरी चीज, मैं इसी त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ओ डैश पी में आप मुझे बताइए टेन फाई की वैल्यू, ये रहा फाई, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, आप लगाओ लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का यानी लंब बटा आधार। अब मुझे बताओ इस त्रिभुज में लंब कितने हैं, भाई लंब आप यहीं से तो ले रहे हो अल्पांश। तो देखो ये लेंथ कितनी है, एल। तो लंब तो कितना है, एल। और आधार कितना है, डी। तो यहाँ से टेन फाई बराबर क्या आ गया, एल अपॉन डी। बट आपको तो क्या चाहिए, डी एल। तो पहले आप यहाँ से एल निकालो। तो एल क्या आ गया, डी टेन फाई। और डी एल अगर किसी के साथ डी आ जाए इसका मतलब आप उसका क्या करते हो, अवकलन। तो अवकलन करो। तो टेन फाई का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर फाई। और फाई का अवकलन क्या हो जाएगा, डी फाई। तो डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई। डी तो चेंज नहीं हो रहा है। और टेन थीटा, टेन थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। बट यहाँ देखो आप अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, एल के सापेक्ष, इसलिए फाई का अवकलन क्या हो जाएगा, डी फाई। तो देखो आपके पास डीएल भी आ गया, थीटा भी आ गया, अब बचा कौन, आर। तो आप यही त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ओ डैश पी में कोस फाई निकालिए आप। कोस क्या कहता है, लाल बटा कक्का में देखो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखिए इसका आधार कितना है, डी, और कर्ण कितना है, आर। तो आपको निकालना क्या है, आर। तो यहां से आर क्या आ जाएगा, डी अपॉन कोस फाई। और 1 अपॉन कोस फाई किसके बराबर होता है, सेक फाई के। तो डी सेक फाई। तो 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो यहाँ पे 1 अपॉन कोस फाई क्या हो गया, सेक फाई। तो आर का मान क्या आ गया, डी सेक फाई। तो अब देखिए आर भी किसके पदों में, फाई के। डीएल भी किसके पदों में है, फाई के। और थीटा भी किसके पदों में है, फाई के। तो क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि समाकलन कहता है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो अब हमारे पास केवल फाई एक ही क्या बचा है, वेरिएबल। तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यूज कहां पुट करेंगे, इस समीकरण में। तो देखिए तो मान रखिए, तो देखिए dp बराबर क्या आ गया, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई। तो अब देखिए dl की वैल्यू रखिए सबसे पहले। तो क्या लिखा हुआ है, d सेक स्क्वायर फाई, d सेक स्क्वायर फाई d फाई साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 90 माइनस फाई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए वो आर की वैल्यू यहां से हमने कैंसिल कर दी। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, डी सेक फाई। तो देखिए क्या है, आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब देखिए जो राशियां कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो। तो देखिए डी से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल आउट। तो यहाँ बचा क्या, dp इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी।
यहाँ देखो कौन बचा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस फाई, कोस फाई डी फाई। बताओ यही बचा। क्यों आया ऐसा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ थीटा ना होकर क्या है, फाई है। तो साइन 90 माइनस फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, कोस फाई। अब देखिए, अब हमारे सामने देखो केवल एक ही वेरिएबल है, और कौन है वो वेरिएबल, फाई। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब बात आती है इंटीग्रेशन में कि सर लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे। तो अब देखो यहां आपने क्या माना है, ओ बिंदु माना है। तो अब देखो ये जो लेंथ है ओ से y तक है, और नीचे की कितनी दूरी तक है, x तक। तो आप जो यहाँ पे जो पॉइंट ले रहे हो मैक्सिमम पॉइंट, वो मान लो कि यहाँ से फाई 1 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार आप इसके बॉटम से भी तो एक एंगल बनेगा, तो वो मान लो एंगल कितना बन रहा है, फाई 2। अब आपको पता है अगर आप किसी रेखा के ऊपर की तरफ एंगल लेते हैं वो कैसा आता है, प्लस, और नीचे की तरफ एंगल कैसा आता है, माइनस। तो क्या मुझे आप इसकी लिमिट बता सकते हो, बिल्कुल, क्या होगी लिमिट, माइनस फाई 2 से क्या हो जाएगी, प्लस फाई 1। आपने क्या किया कि आपने तो यहाँ पर एक अल्पांश काटा, बट आपकी परिमित लेंथ है तो इसके ऊपर भी देखो कुछ डिस्टेंस है, तो ये एंगल फाई था, तो ये कुछ अलग एंगल होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये एंगल कितना है, फाई 1। तो अगर ऊपर की तरफ ये कुछ एंगल बना रहा है तो डेफिनेट बात है ये नीचे की तरफ भी क्या होगा, कुछ एंगल बनाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि ये जो पॉइंट है इन दोनों के सेंटर पे है, ऐसा तो नहीं बोला ना। तो ये एंगल कुछ अलग होगा, ये एंगल भी क्या होगा, कुछ अलग होगा। ऊपर की तरफ एंगल, अरे आप आए जैसे प्लस, अब ये ऊपर की तरफ प्लस वाई नहीं आता और नीचे की तरफ क्या आता है, माइनस वाई। तो ऊपर की तरफ का एंगल क्या आ गया, प्लस का, और नीचे की तरफ एंगल क्या आ गया, माइनस का। तो लिमिट हम कहां से, लोअर लिमिट कितनी है, माइनस फाई 2, अपर लिमिट कितनी है, फाई 1। लिमिट का मतलब ये इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब देखो इससे ऊपर नहीं जा सकता ना, इतनी आपने लेंथ ले रखी है, तो प्लस फाई 1, और नीचे नहीं जा सकता तो माइनस फाई 2। और डीपी की लिमिट ले लो कि 0 से b। तो डीपी का अवकलन कितना हो गया, b। भाई डी थीटा जैसे मानते हो तो थीटा हो गया, dx का क्या हो गया, x हो गया, तो dp का क्या हो गया, b इज इक्वल टू, देखिए म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, ये तो कांस्टेंट है। कैसे पता चला, म्यू नोट अपॉन 4 पाई तो आप जानते ही हो, धारा चेंज नहीं हो रही, डी डिस्टेंस थोड़ी बदली है आपने, मैंने थोड़े कहा कि डिस्टेंस हमने ये डिस्टेंस चेंज थोड़े की नहीं की। अब देखिए कोस फाई का समाकलन क्या होता है, साइन फाई। लिमिट लगा दो, लिमिट क्या है, लोअर लिमिट तो माइनस फाई 2 और अपर लिमिट क्या आ गई, फाई 1। तो मान रखिए म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, इंटीग्रेशन क्या कहता है कि पहले आप अपर लिमिट रखो, तो साइन फाई 1, बीच में साइन लगाओ माइनस का, और फिर आप लिखो लोअर लिमिट, तो माइनस फाई 2। और आपको पता होगा या नहीं पता है, तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया भैया, ये आ गया परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वैल्यू कितनी होती है, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये हो गई परिमित लंबाई की बात। अब मैंने क्या कहा था कि सेकंड केस हमने लिया था, तो सेकंड केस में मैंने क्या बोला था आपको, सेकंड केस में मैंने क्या बोला था कि जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का होगा। वायर कितनी लेंथ का होगा, इनफाइनाइट लेंथ का, यानी अनंत लंबाई का होगा। अनंत लंबाई का होगा तो इसका मतलब, मैं इसको डॉटेड से शो कर रहा हूं। तो अब मुझे बताओ कि देखो पहले अल्पांश आपने यहां काटा, तो मान लो सपोज दैट 30 डिग्री का एंगल बना, फिर आपने अल्पांश ऊपर काटा तो 40 का, फिर और ऊपर काटा 50, और ऊपर 60, 70, 80। तो मैक्सिमम जब अनंत लंबाई तक जाओगे तो बताओ ये एंगल बढ़ता बढ़ता एक टाइम ऐसा नहीं आएगा क्या, ये एंगल कितना हो जाएगा 90, और नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। रिपीट कर रहा हूं, देखिए पहले आपने यहां अल्पांश काटा तो ये एंगल फाई था। अब जैसे जैसे आप अल्पांश देखो ऊपर, आप ऊपर काट रहे हो, वैसे वैसे देखो एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कब तक बढ़ेगा, 90 डिग्री तक ही तो बढ़ेगा ना। तो जब वायर हमारे पास अनंत लंबाई का होता है तो बताइए क्या फाई 1 की वैल्यू 90 नहीं हो जाएगी, उसी प्रकार फाई 2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो फाई 1 और फाई 2 90 समझ में आया कैसे हुआ, कि पहले तो हमने परिमित लंबाई यानी इतनी लेंथ का वायर लिया था, अब हम क्या कर रहे हैं अनंत लंबाई का। तो पहले देखो ये एंगल फाई बन रहा था, कुछ वैल्यू थी, सपोज दैट 30
40 50, बट अब जैसे जैसे वायर की आप अल्पांश ऊपर ले रहे हो, यहाँ मान लो 30 थी तो ऊपर 40 हो गई, फिर 50 60 ये बढ़ती गई, तो अनंत लंबाई का वायर है, तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा वो मैक्सिमम कितने का बन सकता है 90, तो अनंत होगा तो ये एंगल कितने का बन जाएगा 90। तो आपको सूत्र में पाई 1 का मान 90 रखना है और फाई 2 का मान भी कितना रखना है 90। तो फॉर्मूला क्या कहता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1, तो फाई 1 का मान 90 प्लस साइन फाई 2 का मान भी 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। इस पे काफी न्यूमेरिकल भी है, तो आप इस वैल्यू को सीधा याद रखोगे कि अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। और अगर परिमित लंबाई है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 और फाई 2 90 कैसे हुए कि जैसे जैसे आप अल्पांश ऊपर काटते जा रहे हो वैसे वैसे ये एंगल बढ़ता जा रहा है, और जब ये अनंत लंबाई का हो जाएगा तो ये अल्पांश जो एंगल बनाएगा वो कितने का बनाएगा 90 डिग्री का। तो ये था इसका सेकंड केस। अब देखिए इसके कुछ स्पेशल केसेज भी है, तो अब हम बात करते हैं इसके स्पेशल केसेज की। तो स्पेशल केसेज का मतलब स्थितियां होती है। तो पहली स्पेशल स्थिति यह है कि आपने देखो अभी अभी जो वायर लिया तो आप क्या कर रहे थे कि यहाँ पे बिंदु O मान रहे थे, इस पे ऊपर की तरफ अल्पांश O डैश काट रहे थे, आप दोनों तरफ एंगल ले रहे थे। ये एंगल मान लो परिमित की बात करो तो ये फाई 2 था और ये फाई 1 था, और ये कितना था फाई 2 था, माइनस का या प्लस माइनस का मान लो, है ना, यही तो था। अब ये क्या कह रहा है आपका एग्जामिनर, पहले केस में ये बात कर रहा है कि मैं मान लेता हूं कि इधर मुझे चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकालना, यानी इस O बिंदु के नीचे की तरफ आपको चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकालना, केवल ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो मुझे बताओ जब लंबाई परिमित थी तो परिमित लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और उस समय ये दोनों कंडीशन थी। अब ये क्या कह रहा है कि मुझे तो एक साइड ही निकालना है, ठीक है, तो जब एक साइड निकालना है तो बताइए ये एंगल कितना होगा, सोच के बोलना। अरे भाई नीचे की तरफ कोई पॉइंट ही नहीं है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यस और नो। अरे नीचे की तरफ वायर ही नहीं है तो यहां से जो एंगल कितना बनेगा 0 बनेगा, कुछ है ही नहीं तो एंगल कितना बनेगा 0, तो फाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 0 प्लस सॉरी फाई 1 तो है ही ना, तो साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 की वैल्यू 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो यहां से कितना मान आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1। अब अगर मैं मान लेता हूं कि ये लेंथ L है, ये लेंथ D है, तो क्या आप, और मान लो कि ये दूरी R है, तो मुझे बताओ सबसे पहले तो R का मान कितना होगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो R का मान क्या हो जाएगा रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है लंब बटा करंट, बताइए लंब कितना है L, करंट कितना है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ पर किसकी हो जाएगी साइन फाई 1 की, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो B का मान कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एन अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये स्पेशल केस है, और इस केस में आपको करना क्या है कि वायर के आपने जो बिंदु O से जो P D दूरी पर जो बिंदु P मानना था ना, उसका आपको ऊपर वाला पोर्शन ही लेना है, नीचे वाला पोर्शन नहीं लेना। ये तो हो गया परिमित के लिए। अब अगर अपरिमित की बात करूं तो B अपरिमित का फॉर्मूला क्या आया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और अपरिमित कंडीशन थी तो फाई 1 और फाई 2 क्या हो रहा था 90। तो यहाँ पे भी मुझे बताओ अनंत अगर लंबाई है तो फाई 1 कितना हो जाएगा 90, और फाई 2 तो नीचे की तरफ आपने वायर ले ही नहीं रखा है, तो फाई 2 कितना हो जाएगा 0, और फाई 1 कितना 90, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90, तो ये बी अपरिमित, तो कितना मान आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और साइन 90 का मान कितना होता है, अरे भाई साइन 90 कितना हो गया 1, तो क्या आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, तो ये बी अपरिमित आ गया। किस केस में
जब ये पॉइंट वायर के केवल एक ही तरफ हो। अगर ये दोनों तरफ होता है तब तो यहाँ 2 पाई डी आता है, और केवल एक तरफ है तो क्या आ गया, 4 पाई डी आ गया। तो ये स्पेशल केस पहले की दो कंडीशन थी। अब हम एक और स्पेशल केस की बात करते हैं। और वो स्पेशल केस ये है, सेकंड स्पेशल केस पहला तो हो गया, वो ये कहता है कि यहां पर आप कोई बिंदु O मानते थे, ठीक है, और इससे d डिस्टेंस पर आप बिंदु क्या लेते थे, P लेते थे, और उस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे। अब ये कह रहा है कि ये जो O बिंदु है ना, वो लंब अर्धक पर स्थित है। लंब अर्धक का मतलब क्या है, लंब अर्धक का मतलब है कि ये जितनी डिस्टेंस है, सपोज दैट ये डिस्टेंस मान लो 5 मीटर है, तो यहां से ये डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर ही होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो अगर बताओ ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो ये जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो अगर ऊपर वाला एंगल फाई है तो नीचे वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई। कंडीशन क्या है कि ये जो आपका O बिंदु है वो लंब अर्धक पर विभाजित है, लंब अर्धक पर स्थित है, मतलब जितनी O से ऊपर की तरफ डिस्टेंस है उतनी ही क्या है, नीचे की तरफ, और ये डिस्टेंस तो पहले से ही सेम है, तो इसका मतलब एंगल क्या हो जाएगा, सेम। तो B का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब मुझे बताओ फाई 1 की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 5, और फाई 2 की वैल्यू भी कितनी दिख रही है, 5, तो पुट कर दो। तो b का मान कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई प्लस साइन फाई, और साइन फाई और साइन फाई कितने साइन फाई हो गए भैया, 2 साइन फाई, तो 4 पाई डी 2 साइन फाई, तो 2 से 4 कैंसिल आउट, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी साइन फाई। ये किस कंडीशन में है, जब आपका जो बिंदु है वो लंब अर्धक पर स्थित हो, यानी ये जो P बिंदु है वो कहाँ स्थित हो, लंब अर्धक पर। इसमें एक और छोटा सा कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि ये जो पॉइंट है वो अक्षीय स्थिति पर हो। अक्षीय स्थिति पर मतलब इस रेखा पर यहाँ कहीं हो, यहाँ हो। अब अगर बताओ भाई ये पॉइंट यहाँ हो, तो बताओ ये जो फाई एंगल है उसका मान कितना हो जाएगा, 0, और अगर फाई का मान 0 होते ही आप मुझे बताओ साइन फाई का मान, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय पर कितना आ जाएगा, 0। कंडीशन क्या है कि जब ये अक्षीय रेखा पर स्थित हो, अक्षीय रेखा पहले अल्पांश मान लो यहाँ कहीं था, यहाँ कहीं था, अब ये अल्पांश यहीं स्थित हो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो फाई का मान 0 रखोगे तो साइन 0 इस पूरे पद को क्या बना देगा, 0, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये थी बायो सावर्ट की पहली एप्लीकेशन, और वो थी क्या कि लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। तो उसकी हमने दो कंडीशन लिखी, एक तो परिमित और एक अपरिमित। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले तो परिमित का केस पढ़ा। तो जो परिमित में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आया वो कितना आया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी परिमित। तो बी परिमित का मान आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। और फिर हमने निकाला अपरिमित के लिए। तो अपरिमित के लिए कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फाई 1 और फाई 2 का मान कितना हो गया, 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये 2 हो गया, तो 2 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। इसके बाद हमने और केसेज पढ़े, इसके बाद हमने स्पेशल केसेज पढ़े। तो उसमें हमने क्या किया कि वायर का एक ही पोर्शन कनेक्ट किया, एक ही ऐड किया, यानी दूसरे पोर्शन को हमने छोड़ दिया। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, तो साइन फाई 2 का मान उस कंडीशन में कितना हो गया, 0 हो गया, तो साइन फाई 1, फिर हमने वहां से साइन फाई 1 की वैल्यू रखी। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया कि उसको लंब अर्धक पर माना, तो लंब अर्धक पर माना तो दोनों के लिए फाई 1 और फाई 2 का मान क्या हो गया, सेम हो गया। तो वहां पे 2 से 2 कैंसिल आउट और मान क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी साइन फाई। और नेक्स्ट लास्ट केस हमने क्या पढ़ा, अक्षीय स्थिति पर, तो फाई का मान कितना होता है, हो जाता है 0, तो बी अक्षीय का मान कितना आ गया, 0। तो ये था लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये करना चाहूंगा कि आपने यहाँ पर O बिंदु माना और इससे D दूरी पर स्थित बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था वो इस डायरेक्शन में हो रहा था। अब अगर मैं पूछूं कि बताइए P पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी, तो याद करो राइट हैंड थंब रूल। वो क्या कहता है कि अपने राइट हैंड के अंगूठे को धारा की दिशा में रखो और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसकी तरफ अपनी अंगुलियों को फैलाओ और
फिर जो मुड़ी हुई अंगुलियां होगी वो क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो देखिए अंगुलियां नीचे की तरफ जा रही है तो पी पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ। और अगर यही बिंदु यहाँ पर आप लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, डॉट। डॉट का मतलब बाहर की तरफ, आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, इनवर्ड। तो ये था बायो सावर्ट नियम की पहली एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।